नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अपनी क्लास लेकर आज फिर से नया प्रकरण या टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। हम पूर्ववर्ती क्लासों में व्याकरण को लेकर चर्चा कर रहे थे और आज ही व्याकरण का एक अन्य टॉपिक वाक्य एवं वाक्य शुद्धि लेकर उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है। समाज में रहने के कारण उसका संपर्क अन्य व्यक्तियों से होता है। वो अपने हावों और भावों को, विचारों को अभिव्यक्त करता है और विचारों को अभिव्यक्त करने के पद समूह को वाक्य कहा जाता है। और सामान्य स्थिति में वाक्य की परिभाषा अगर हम यूँ कहें कि शब्दों का सार्थक समूह जिसके माध्यम से विचारों या भावों को व्यक्त किया जाता है, वाक्य कहलाता है। हम इन चीज़ों को लिखकर समझने का प्रयास करते हैं। वाक्य विचार। वैसे तो विद्यार्थियों हमारे पाठ्यक्रम में वाक्य शुद्धि टॉपिक है, मगर वाक्य को शुद्ध करने से पहले वाक्य क्या होता है, वाक्य के प्रकार किस प्रकार से होते हैं, उसका हमें ज्ञान होना अनिवार्य है। तो वाक्य विचार एवं शुद्धि या वाक्य शुद्धि। परिभाषा के तौर पे शब्दों का वह सार्थक समूह जिसके माध्यम से विचारों तथा भावों का आदान प्रदान किया जाता है। शब्दों का वह सार्थक समूह जिसके माध्यम से विचारों तथा भावों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे वाक्य कहते हैं। सामान्य शब्दों में परिभाषा ली है क्योंकि हमारे वाक्य शुद्धि पर टॉपिक जो है इससे संबंधित और उसी का हम अध्ययन करते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, वह खेल रहा है। यानी वाक्य के लिए शब्द जो हैं वो सार्थक होने चाहिए, उनका कोई न कोई अर्थ होना चाहिए और उसका समूह जो होगा पदों का वो ही वाक्य कहलाता है, जैसा कि परिभाषा में बताया गया है। इसके बाद वाक्य के अंग आते हैं। वाक्य के विद्यार्थियों दो प्रकार से अंग होते हैं, दो अंग होते हैं। एक उद्देश्य कहलाता है और दूसरा विधेय कहलाता है। देखिए उद्देश्य क्या होता है, वाक्य के अंग। विद्यार्थियों, उद्देश्य और विधेय दो वाक्य के अंग होते हैं। अब नई चीज ये है कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। विद्यार्थियों, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में
कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। साधारण शब्दों में उद्देश्य वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए या कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी वाक्य में जो कर्ता होता है उसी को उसका उद्देश्य कहते हैं। यानी कर्ता या कर्ता का रिश्ता। जैसे गौरव खेलता है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ये दो उदाहरण है विद्यार्थियों। देखो हमने परिभाषा में ये उद्देश्य में लिया है कि वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। तो यहां पर कर्ता के रूप में मोहन और गौरव है। यहां खेलने का कार्य यानी गौरव के द्वारा खेला जा रहा है और मोहन के द्वारा पढ़ा जा रहा है। अर्थात कर्ता है जिसके बारे में यानी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है कि उसके द्वारा खेला जा रहा है और उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है। इसलिए ये दोनों जो हैं ये वाक्य के उद्देश्य हैं। ये दोनों वाक्य के उद्देश्य हैं। उद्देश्य के बाद में आता है विधेय। विद्यार्थियों उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी हम बात करें उद्देश्य की तो वह क्या था इस संबंध में हम यह समझ चुके हैं। और फिर बात होती है विधेय की। विधेय में बताया कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए यानी उद्देश्य जो है वो व्यक्ति कौन कर्ता होता है और कर्ता क्या कर रहा है वो चीज जो है विधेय में आती है। जैसे इन्हीं उदाहरणों को हम अगर लें वापस तो यहां उदाहरण क्या थे भाई? यहां थे गौरव खेलता है और दूसरा उदाहरण था मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिए यहां पर हमने ये दो चीजें ली थी पहले और ये समझ चुके थे हम उद्देश्य के बारे में। ये उद्देश्य है। अब कहा जा रहा है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। यानी ये उद्देश्य है और उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है कि वह खेलता है और यहाँ गौरव खेलता है और मोहन पढ़ रहा है। ये कार्य किया जा रहा है। अर्थात हम समझ चुके हैं कि उद्देश्य यानी कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाता है अर्थात वो विधेय कहलाएगा। यानी इसमें क्या आता है विद्यार्थियों? सामान्य अर्थ में क्रिया तथा क्रिया का विस्तार विधेय कहलाता है।
विधेय कहलाता है। ये सामान्य चीज में हम समझ सकते हैं। उसके बाद आता है वाक्य भेद। उसके बाद में वाक्य भेद की हम चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों, वाक्य के दो प्रकार से भेद किए जाते हैं। एक रचना के आधार पर वाक्य के दो रूपों में भेद होते हैं। नंबर एक, रचना या संरचना के आधार पर और दूसरा है विद्यार्थियों अर्थ की दृष्टि से। ये दो प्रकार से वाक्य के भेद होते हैं, रचना या संरचना के आधार पर और अर्थ की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर। दो भेद होते हैं। रचना के आधार पर अगर वाक्य के भेदों की हम बात करें तो मुख्य भेद दो प्रकार के होते हैं। इसमें सरल वाक्य और जटिल वाक्य। जटिल वाक्य को पुनः दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में। मगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो इनको तीन भागों में पढ़ा जाता है, जैसे सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य। फिर आता है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से विद्यार्थियों वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं। हम नंबर 1 पे जो है रचना या संरचना के आधार पर इसको हम पढ़ते हैं। रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर वाक्य भेद। नंबर 1, रचना के आधार पर वाक्य भेद। विद्यार्थियों, हम इसका पहला भेद ले रहे हैं। सरल वाक्य। विद्यार्थियों, सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। सरल या साधारण वाक्य एक ही चीज है। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। यानी साधारण शब्दों में अभी हमने उद्देश्य और विधेय को समझा था। जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो, मुख्य क्रिया जिसको कहते हैं, वह होती है, उसे हम सरल या साधारण वाक्य कह सकते हैं। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य कहलाता है और क्रिया या क्रिया का विस्तार विधेय कहलाता है। तो उदाहरण हम लेकर देखते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं
सूर्य निकल रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, गौरव पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए, हमने बात की कि एक उद्देश्य और एक विधेय होना चाहिए, यानी क्रिया एक होनी चाहिए और कर्ता। पहला उदाहरण हम लें, यहां पर बच्चे खेल रहे हैं, खेलना मुख्य क्रिया के रूप में है, फिर क्रिया का विस्तार है, यहाँ एक ही कर्ता है, यानी ये उद्देश्य है वाक्य का, और ये जो है विधेय। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, यहाँ पर सूर्य, यहाँ अध्यापक, यहाँ गौरव। ये निकलना क्रिया, यहाँ पढ़ना और यहाँ पे पढ़ना, एक ही उद्देश्य है, इनमें ये उद्देश्य है एक ही, और एक ही विधेय होने के कारण ये सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। इसकी पहचान कर्ता और क्रिया के रूप में हम कर सकते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों अगला आ रहा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य, नंबर 1 के बजाय 2, मिश्र या मिश्रित वाक्य। विद्यार्थियों, ऐसा वाक्य जो जिसमें एक से अधिक वाक्य हो और एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उस पर आश्रित वाक्य हो, तो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक उपवाक्य हो तथा उसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित वाक्य हो, तो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। विद्यार्थियों, मिश्र या मिश्रित वाक्यों की पहचान का तरीका भी है। मिश्र या मिश्रित वाक्यों की पहचान जो जिसे, जिसका, जिसकी, ज्यों की, यहाँ की छोटी रहेगी, ध्यान रहे, और क्योंकि आदि शब्दों द्वारा भी की जा सकती है। मिश्र या मिश्रित वाक्य की पहचान जो कि, क्योंकि, जिसे, जिसका, जिसको, ज्यों आदि शब्दों द्वारा की जा सकती
है। विद्यार्थी मिश्र या मिश्रित वाक्य की पहचान समुच्चयबोधक अव्यय जो हैं इससे की जा सकती है। जो, कि, क्योंकि, जिसे, जिसका, जिसको, ज्यों आदि दो रूप हैं इनके, इसे की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर उदाहरण हम यहाँ लेंगे, जैसे प्रधानाचार्य ने कहा कि कल अवकाश रहेगा। यह वही लड़की है जो कल नहीं आई थी। जो कल नहीं आई थी। विद्यार्थी देखिए, यहां प्रधानाचार्य ने कहा, फिर कि कल अवकाश रहेगा। दो वाक्य हैं, इससे जुड़े हुए हैं। एक जो है इसमें प्रधान उपवाक्य है और फिर उस पर दूसरा निर्भर उपवाक्य है। फिर यहाँ जो द्वारा जुड़ी हुई है दो वाक्य। अगला वाक्य हम अगर लें तो यहाँ पर क्योंकि से कनेक्ट होने वाला ले लेते हैं। गांव डूब गया था क्योंकि, गांव डूब गया था क्योंकि बाढ़ आई थी। गांव डूब गया था क्योंकि बाढ़ आई थी। इसी प्रकार हम जो से, ज्यों से, जिसको से, जिसे से, जिसका आदि शब्दों से अन्य उदाहरण भी बना सकते हैं। अगला हम प्रकार ले रहे हैं संयुक्त वाक्य। अब विद्यार्थी हम बात कर रहे थे संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं इसके बारे में हम परिभाषा ले रहे हैं। जब एक वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य पाए जाते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। विद्यार्थियों, संयुक्त वाक्य की पहचान और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अगर, मगर, पर आदि समुच्चयबोधक अवयवों द्वारा की जा सकती है। संयुक्त वाक्य की पहचान और, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, लेकिन,
अगर मगर परंतु इसलिए पर आदि शब्दों द्वारा की जा सकती है। विद्यार्थियों, संयुक्त वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होंगे और इन दोनों स्वतंत्र उपवाक्यों के मध्य और तथा एवं या अथवा किंतु लेकिन अगर मगर परंतु इसलिए पर आदि समुच्चय बोधक शब्द लगे हुए हैं जो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अगर इन समुच्चय बोधक शब्दों को अगर हम इन वाक्यों के मध्य से हटाकर पूर्ण विराम लगा दें तो ये वाक्य दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र हो जाएंगे। विद्यार्थियों, उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास हम करते हैं। जैसे उसने आने का कहा था मगर वह नहीं आया। उसने आने को कहा था मगर वह नहीं आया। यहाँ दोनों स्वतंत्र उपवाक्य जो है आपस में मगर द्वारा जुड़ रहे हैं और अगर इसको हटा के हम पूर्ण विराम लगा दें तो दोनों ही ये वाक्य स्वतंत्र हो जाएंगे। इसी प्रकार अन्य जो उदाहरण हैं वो हम ले रहे हैं। वह गरीब है, गरीब है पर ईमानदार है। ईमानदार है, यहां पर आया है। तीसरा उदाहरण, मोहन पढ़ रहा था परंतु सोहन खेल रहा था। यहां पर ये वाक्य पहला और ये दूसरा वाक्य यहाँ परंतु से जुड़ा हुआ है। एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो गए, इसलिए जो है यहाँ पर ये भी वाक्य कैसा है, संयुक्त वाक्य है। जैसे वह मेरे घर आया और मुझसे मिला। इस प्रकार विद्यार्थियों हम अन्य समुच्चय बोधक अवयव द्वारा भी ऐसे उदाहरण बना सकते हैं। जैसे और, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, लेकिन, अगर, मगर, परंतु, इसलिए, पर आदि समुच्चय बोधक अवयव हैं। इनके द्वारा अन्य उदाहरण भी बनाए जा सकते हैं। जैसे ये उदाहरण हमने बनाए हैं। यहाँ इन उदाहरणों में देखो, ये मगर से दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। यहाँ ये पर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर परंतु और यहाँ और द्वारा ये जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी बनते हैं। विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त वाक्य जो हैं वो अर्थ की दृष्टि से होता है और अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।